अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ वो आपने अपने गिरेबान में झांक के बतानी है कि आप सेटिस्फाइड हैं इस काम से। मैं अक्सर औकात बात करता हूँ कि भाई आप कुछ प्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस करें मुल्क में, ना कि ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में सिर्फ रेट बढ़ता है, आपकी अपनी जो घर के अखराजात तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आप दूसरों की जेब पे डाका डाल के पूरा करते हैं। इस मुल्क को जितना नुकसान प्रॉपर्टी डीलरों ने, आड़तियों ने, कमीशन एजेंटों ने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे बात कर लेते हैं। जब फसल आती है, गंदम आती है, तो उसका रेट होता है 3,000 4,000 रुपये मन। लेकिन अभी जो 4,000 रुपये मन गंदम अवेलेबल है, जब अगले साल फरवरी में यही गंदम 10,000 रुपये होगी, क्योंकि अभी इन किसानों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये 3,500 3,000 पे ख़रीद लेते हैं और उसको डंप कर देते हैं। इसी तरीके से चावल की भी यही सूरत हाल है। जितनी क्रॉप्स हैं उनमें लोग घुस आते हैं और वो अपना सरमाया लगा के उनको जमा करके रख लेते हैं, और जब रेट बढ़ता है या रेट बढ़ा के बेच देते हैं। तो क्या इससे मुल्क की तरक्की होती है? यानी किसान एक पहले लूटा पुटा है, बाकी का ये लोग कर देते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि भाई अगर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ ना हो तो क्या होगा? फिर हर बंदा सस्ती गंदम ख़रीद के अपने घर में रख लेगा और पूरे साल की उसको सस्ती रोटी मिलेगी। लेकिन वो आवाम तक भी सस्ती नहीं पहुंचने देते और किसान को भी फ़ायदा नहीं पहुंचता, और दरमियान में ये मिडल मैन जो हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, ये खा जाते हैं। यही हाल प्रॉपर्टी का है कि एक प्लाट लिया और लिया 272 स्क्वायर फुट पे और बेचा 225 का, और दरमियान में से हर एक मरले के साथ चौथाई मरला खा जाते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये, दूसरा रेट बढ़ा के बेचते हैं और ख़ुद कोई ज़मीन पैदा तो कर ही नहीं रहे। वो तो अल्लाह ताला ने जितनी बना दी वही है। तो जब चीज़ कोई पैदा नहीं होती तो एक चीज़ को बार बार आगे पीछे बेचने से रेट बढ़ता है और आवाम की जेब पे बोझ पड़ता है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी आप देख लें, कमीशन एजेंट क्या कर रहे हैं, किराने स्टोर वाला क्या कर रहा है। सस्ती चीज़ इकट्ठी लेके आता है, आपको महंगी थोड़ी थोड़ी करके बेच देता है। सब्ज़ी फरोश भी यही कर रहा है, सस्ती चीज़ मंडी से लाया और आपको, मतलब प्याज का रेट 30 रुपये किलो है मंडी में और आपको 60 रुपये मिल रहा है, यानी डबल रेट पे 100% रेट बढ़ जाता है। और अगर ये सारे लोग, वैसे कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है, अगर गली मोहल्ले के 10 लोग जो हैं इकट्ठे होके एक बंदे को भेज दें कि मंडी से लेके आए सब्ज़ी और 5-7 दिन की इकट्ठी लेके आ जाए तो सबको सस्ती मिलेगी। हर हफ्ते एक बंदा ड्यूटी दे ले तो सस्ती हो सकती है, लेकिन ये होना नहीं है, मुझे पता है। अब चलें, इसको तो एक साइड पे रख देते हैं। अब अगला जो है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको एजुकेट कर रहा हूँ, उन पे जल्द अज जल्द अमल पैरा हो जाएं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर अब इन चीज़ों में है। मसलन मैंने आज से कोई 1 महीना पहले मैंगो की ट्रेनिंग शुरू करवाई कि मैंगो पल्प जो है उससे आप टॉफ़ी कैसे बना सकते हैं, मैंगो पल्प ड्राइड कैसे करनी है, मैंगो पल्प फ्रोज़न कैसे करनी है। तो आज ज़रा इस पे बात करते हैं। मैंने ट्रेनिंग पहले इसलिए करवाई कि आम का सीज़न आने वाला है और मुझे पता है कि 15 मई के बाद तूफ़ान चलते हैं, झक्खड़ चलते हैं और फल गिर जाता है, और वही हुआ। यानी आप देख लें, इस वक्त आप सिंध के और मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के बागात का जाके जायज़ा लें तो सारा आम नीचे गिरा पड़ा है। यानी हर साल पाकिस्तान की 60% क्रॉप है आम की ज़ाया हो जाती है। अगर ये जो मैंने आपको सिखाया था आप कर लेते तो इस वक्त मेरे पास मॉस्को से ड्राइड मैंगो पल्प का ऑर्डर आया हुआ है। आप बनाएं, सिर्फ तरीका भी मैं सिखाने को तैयार हूँ, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ। आप सिर्फ उसको ड्राई करके पैक भी नहीं कर सकते, जबकि मैं तरीका बताने को तैयार हूँ। मसला ये है कि हमारी कौम जो है वो कहते हैं ना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
हमारी कौम जो है वो दुश्मन अनाज की बन चुकी है, काम काज कोई है नहीं, कुछ नहीं करना हमने, मुफ्त में खानी है, बैठे बैठे घर में खानी है। जैसे मैं बताता हूँ कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, जी घर बैठे कैसे हो सकता है काम कि हमें 3-4 लाख रुपया मिल जाए और सरमाया भी नहीं लगाना। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि क्या अगर फर्ज करें आपके पास आ, एक अच्छी गाड़ी हो, एक घर हो अच्छा, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, और अच्छा आपका रहन सहन हो जाए, तो उसके बाद किसी चीज़ की आपको ज़रूरत रहती है, फ़र्ज़ करें आपको 10 अरब रुपया मिल जाता है, आप करेंगे क्या इसके बाद? और मैं इस पे बहुत दफ़ा सोच के तो फिर मैंने ये काम शुरू किया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी रोटी दी है, अच्छा रहन सहन दे दिया है, तो अब मैं और मज़ीद पैसे का करूँगा क्या? मुझे सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए अब पैसे। मुझे कोई ना तो घर खरीदना, नया घर खरीदने के लिए चाहिए, ना मुझे नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है जैसी है वो ठीक है मेरे लिए, वो चल रही है। आल दो कि मेरे पास 2014 मॉडल है, लेकिन मुझे 2022 मॉडल लेने की कोई कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो चल अच्छी रही है। तो चलती, अगर चलती अच्छी है तो चलती का नाम गाड़ी है। बात यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 2 रोटियों की है, बाकी पैसा जमा किस लिए करते हैं मुझे समझ नहीं आती। मुझे कोई आज तक ये बात, इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि बाकी पैसे का वो करेगा क्या। वो बैंक में रखेगा और बाद में इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और लोगों के लिए झगड़ा के बायस बनेगा वो पैसा। अव्वल तो पता ही नहीं, बताएगा ही नहीं किसी को, और वो बैंक की ऐश हो जाएगी। वो छोटे से इश्तिहार किसी अखबार में दे देंगे कि जनाब ये अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, जो कोई इसका हकदार है वो आके ले ले, और आजकल अखबार पढ़ता ही कोई नहीं है। तो पैसा बैंक कहाँ से कमाता है? यहीं से। अब अगर आपके पास भी ये पैसा इतना हो जाए तो आप क्या करेंगे? वो चंद लोग होते हैं जो एवन फील्ड में फ्लैट बना लेते हैं, या कहीं और जाके वो बाहर जाके प्रॉपर्टी ले ली, अमेरिका में होटल खरीद लिया और इधर उधर कर लिया। हमारी तो उनकी भी ख्वाहिश ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको इसका फायदा नहीं है। अगर फर्ज करें जरदारी साहब ने होटल खरीद लिया अमेरिका में, तो वो रहे तो रहे नहीं, रहे तो वो पाकिस्तान में रहे। उस होटल का क्या फायदा कि जो जिसमें उन्होंने रहना ही नहीं, उस घर का क्या फायदा जिसमें आपने रिहाइश नहीं रखनी। तो बात सिर्फ सोचने की है। पैसा वही होता है जो आपकी जेब में होता है, या जो कपड़े वही होते हैं जो आपने पहनने होते हैं। अलमारी में लटके हुए कपड़े आपके किसी काम के नहीं होते। तो अगर आपके पास सरमाया है तो कारोबार करें। तो अब यह है कि अगर आप सारे लोग मिलके अपने ये पैसा जो जमा किया हुआ है अपने बैंकों में, सोने की ईंटें लेके रखी हुई हैं, किसी ने वो प्राइज बॉन्ड लेके रख लिए, किसी ने कौमी बचत में रख लिए, तो उससे मुल्क की कोई बेहतरी नहीं होने वाली। पैसा जो है वो दफन हो रहा है। प्लाट लेके रख लिए, जब तक ये पैसा मार्केट में नहीं आएगा, कोई प्रोडक्टिव काम में नहीं लगेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा था मैंगो पल्प ड्राइड की, तो मैं थोड़ी सी इसकी फिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ। अगर अगर आप गौर करें तो जब आप किसी जूस वाले के पास जाते हैं, तो वो पहले मैंगो उठाता है, उसको छीलता है, गुठली निकालता है, छिलका उतारता है, फिर उसको डालता है एक जग में, उसके बाद फिर बर्फ़ को ठा ठा मार के बारीक करता है, फिर वो बर्फ़ डालता है, यानी उस जूस को डाइल्यूट कर देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उसमें जनाब वो आधे घंटे बाद आपको स्ट्रॉ लगा के आपको कहता है ये ले जी, ये मैंगो जूस आ गया। अगर ये सारी चीज़ें पहले से फ्रोज़न आपको मिल जाएं और आप सिंपली उसको एक जग में चर्न करें और उसके बाद जो है वो आप उसको पी लें, तो एक तो वो खालिस जूस होगा, दूसरा फार्मर को फ़ायदा होगा, तीसरा वो जो 60% क्रॉप ज़ाया हो जाती है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। तो आप को एक प्योर फार्म में जिसमें कोई केमिकल शामिल नहीं होगा वो जूस आपको मिल जाएगा। तो ये क्यों नहीं बिकेगा? और फ्रीजिंग का बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ हमने आपको एक कंटेनर देना है, आपने डिप करना है और निकाल लेना है। 12 से 15 सेकंड में वो -40 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, और उसको आप अगले 24 घंटे के लिए बेशक आप जहां मर्जी ले जाएं, वो मेल्ट नहीं होगा अगर आप थर्मोपोर बॉक्स में लेके जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इस पे काम करने की ज़रूरत है।
इसलिए हमने कराची में इसकी ट्रेनिंग रखी है, क्योंकि सिंध के लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। तो ये 22 मई को हमने कराची में इसकी ट्रेनिंग रखी हुई है। आप चाहें तो इसमें शिरकत कर सकते हैं। इसमें हमने अब 3 ट्रेनिंग्स को एक दिन में ही अरेंज करने की कोशिश की है। यानी 21 को बैंगन ऑयल, नीम ऑयल और ड्राइड ऑनियन को हम करेंगे। 22 को हम मैंगो पल्प, बनाना चिप्स और वर्मी कंपोस्ट को कवर करेंगे, और तीसरे दिन हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को, और चौथे दिन फिश हैचरी और श्रिम्प को करेंगे। तो ये 3 दिन का जो 4 दिन का प्रोग्राम है। तो इसमें आप शिरकत करना चाहें तो आ सकते हैं। अब एक और चीज़ जो है मुझे मेरे जहन में पिंच करती है कि क्या आपको भी ये पिंच करती है या नहीं, वो ये है कि कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि हमने 75 साल में कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो एक्सपोर्ट हो सके, या कोई टेक्नोलॉजी। एक करोला कार का वज़न 380 किलो होता है। 380 किलो लोहे का जो रेट है वो अगर वैसे देखा जाए तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार का, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो आप 70 से 80 लाख रुपए में ले रहे होते हैं। इसी तरीके से मर्सिडीज़ का भी देख लें कि वो 550 kg की है और उसको 1.5 करोड़ की आप खरीद रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। तो जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। तो कोई टेक्नोलॉजी मुझे बता दें जो पाकिस्तानियों ने ईजाद की हो। हालांकि ऐसी कौन सी चीज़ थी, कमी किस चीज़ की थी? क्या आपकी अकल कम थी? क्या आपके रिसोर्सेज कम थे? रिसोर्सेज आपके लोगों से ज़्यादा हैं, लेकिन आपने काम क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है मुझे कि क्यों काम नहीं? क्योंकि आप सिर्फ डंग टपाऊ काम करते हैं कि आज की रोटी और आज का दिन गुजर जाए, कल देखा जाएगा। शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें। शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें, पक्का काम करें, देर आया दुरुस्त आए वाला काम करें, आप कामयाब हो जाएंगे। जब यही छीना झपटी करके कि आज की गुजर जाए, शॉर्टकट ढूंढा, किसी की जेब काट ली, किसी से पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन लिया, किसी को जो है वैसे रगड़ा लगा दिया, किसी का पैसा झांसा दे के छीन लिया, तो फिर मुल्क तो तबाह होगा। क्यों नहीं होगा तबाह? और आपने कर दिया। अभी भी आप सुधर जाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। रहना तो आपने यही है। तो अपने मुल्क को और कितना बिगाड़ेंगे कि आप कुछ रोटी के लाले पड़ भी चुके हैं, कुछ और पड़ जाएंगे। तो अपनी सोच बेहतर कर लें, पॉजिटिव कर लें। अभी भी रिसोर्सेज बहुत मौजूद हैं, और कोई और काम ना करें तो चलें मेरे मशवरों पे अमल कर लें। इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ कि तरक्की मुल्क की हो जाएगी। मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान से नीम ऑयल बाहर भेज दिया। 75 सालों में किस बंदे ने भेजा था? क्या मेरे अलावा और डिग्री होल्डर नहीं थे? सिर्फ सोच चेंज हुई ना। ठीक है, मेरे दूसरे मुल्कों का एक्सपोजर था, लेकिन और लोग भी तो हैं जिनका एक्सपोजर है, लेकिन किसी ने नहीं किया। मेरे अलावा किस बंदे ने मैंगो पल्प ड्राइड की बात भी की हो? काम करके दिखाना तो और बात है, बात भी की हो। मेरे अलावा पाकिस्तान में पहले बनाना चिप्स को कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा था? कोई भी नहीं। बायोफ्लॉक सिस्टम आपके सामने है। जितना बड़ा फार्म प्रोजेक्ट मैंने कराची में बनाया है, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई है? पूरे पाकिस्तान क्या, एशिया में भी शायद मेरे इल्म में नहीं है कोई इतना बड़ा फार्म कोई हो। अगर है तो बता दें। मेरे अलावा किसी और बंदे ने मैंगो की गुठली से तेल निकाल के बेचा है कभी? तो अगर मैं एक आम सा बंदा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या मेरे कोई 4 हाथ हैं या मेरे कोई 2 सर हैं? आम सा बंदा हूं। सिर्फ फर्क किस चीज का है? सोच समझ के पढ़ने का। रट्टा लगा के ना पढ़ें, सोच समझ के पढ़ लें। एजुकेशन सिस्टम, टीचर आपको अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही और हो गया। यानी आप ये देखें कि मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ कि जिन दिनों में हमारे यहाँ बातें हो रही, शेर व शायरी की बातें हो रही थी, हाली की शायरी पढ़ी जा रही थी, गालिब की शायरी पढ़ी जा रही थी, तो उधर इजादात हो रही थी। यूरोप में लोग इजादात कर रहे थे, वो शायरी नहीं कर रहे थे। हमने क्या पैदा किया आज तक? भांड पैदा किए। स्टेज शो देख लें, बहुत अच्छे अच्छे भांड पैदा किए हमने। गुलकार पैदा किए,
فنکار پیدا کیے، باورچی پیدا کیے، کوئی ایک بھی سائنٹسٹ پیدا کیا آپ نے؟ کیا انڈیا آپ جیسے نہیں تھے لوگ؟ ایک ہی قوم ہے نا، اوریجن تو ایک ہی ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ادھر کیسے پیدا ہو گئے اور آپ پیچھے کیسے ہٹتے گئے اور آج آپ بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں کہ کسی وقت بھی اندر کنویں کے گر جائیں گے؟ سوچیں اور پازیٹیو کام کرنا شروع کر دیں. نیم آئل کا کر لیں، مینگو چپس، خشک پیاز کا کام کر لیں. آرڈر ہی آرڈر ہے. انڈیا کا پیاز باہر جا کے خشک ہو کے بک رہا ہے، آپ کا کیوں نہیں بکے گا؟ کوئی کرے تو صحیح. کرتا ہے کچھ نہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.